और इस वीडियो में अपन ये क्वेश्चन देखेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। ये किससे रिलेटेड है? ये प्री पेमेंट से रिलेटेड है। प्री पेमेंट ऑफ लोन से। प्री पेमेंट किससे? प्री पेमेंट। प्री पेमेंट का मतलब समय से पहले पेमेंट। चलो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैं आपको शॉर्ट में सिर्फ बोल के बताऊंगा, ठीक है? आपको अभी कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, सिर्फ सुनना है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? देखो, किसी एक एंटिटी ने मान लीजिए अपने एम्प्लॉयज़ को या किसी को भी, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर है, तो मैं एम्प्लॉय का एग्जांपल दे देता हूँ आपको, लेकिन एग्जांपल में कोई भी हो सकता है, ठीक है? एक एंटिटी ने क्या करा, अपने एम्प्लॉयज़ को सब्सिडाइज्ड रेट पे लोन दिया। छोड़ो सब्सिडाइज वर्ड। सिर्फ एक एंटिटी ने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया। कितने साल के लिए लोन दिया? 10 साल के लिए लोन दिया, ठीक है? उनके बीच में क्या डिसाइड हुआ कि 10 साल तक हमारे ये प्रिंसिपल रीपेमेंट रहेंगे, ये इंटरेस्ट रीपेमेंट रहेंगे, आप इस तरह से रीपे मेरे को करते रहना, ठीक है? और 10 साल के बाद अपना लोन ख़त्म हो जाएगा। एम्प्लॉय ने क्या करा 7 साल के बाद ही, 7 ईयर्स ख़त्म होने के बाद ही उसने प्री पेमेंट कर दिया। एक प्री पेमेंट कर दिया मतलब मान लो कि जो 10 साल का लोन था, 10 साल के लोन ने लोन दिया था 10 लाख का, 10 लाख का लोन 10 साल के लिए कंपनी ने एम्प्लॉय को दिया था, यानी 1-1 लाख का रीपेमेंट हर साल आना था। लेकिन एम्प्लॉय ने 7th ईयर के एंड में क्या करा, 1 लाख 7th ईयर का तो दिया ही दिया, लेकिन 1 लाख ऊपर से और प्रीपे कर दिया कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, मैं 1 लाख और ले लो, मैं 1 लाख आपको प्रीपे कर रहा हूँ, यानी पहले से दे रहा हूँ, ठीक है? इस चीज़ के ऊपर ये कंसेप्ट और ये क्वेश्चन अपना बेस्ड है कि इस केस में अपन अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ठीक है? डायरेक्टली अपन स्टूडेंट लैंग्वेज पे आ जाते हैं, अपने मेथड पे आ जाते हैं। कैसे करेंगे सिर्फ सुनना है आपको अभी। अपन जब भी किसी फाइनेंशियल लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज़ करते हैं तब किस पे रिकॉग्नाइज़ करते हैं? फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज़ करते हैं। फेयर वैल्यू अपन उसकी कैसे निकालते हैं? जितने भी उसके फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं उसको अपन क्या करते हैं? पीवी करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू करते हैं किस पे? मार्केट इंटरेस्ट रेट से अपन उसको पीवी करते हैं, और वो अपनी उस लोन की फेयर वैल्यू होती है। क्योंकि जब अपन एक अमाउंट को पीवी करके प्रेजेंट पे ला रहे हैं तो वो अमाउंट कम आएगा, यानी जितना टोटल का लोन है, लोन टोटल जो 10 लाख का है, जब उसको अपन पीवी करेंगे तो वो 10 लाख से कम आएगा। तो जो बैलेंस पोर्शन होता है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस में प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट होता है, लीज के केस में वो आरओयू असेट होता है, अगर नॉर्मल है तो वो इक्विटी कंपोनेंट होता है। जैसे होल्डिंग सब्सिडरी है तो उसमें क्या होगा? कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा या डिविडेंड होगा, जिस भी हिसाब से किसी ने किसी को लोन दिया होगा उस हिसाब से। क्योंकि ये एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन है तो इसमें जो बैलेंस अमाउंट होगा, बैलेंस अमाउंट किसका? बैलेंस 10 लाख का टोटल लोन माइनस पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, जो फेयर वैल्यू है, जो एक कंपोनेंट हमारे पास बचा है जिसको अपन इक्विटी कंपोनेंट बोलते हैं, वो एम्प्लॉय के केस में क्या होगा? प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन 10 लाख के लोन को नॉर्मली जैसे अपन अकाउंटिंग करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि पीवी निकालते हैं, फेयर वैल्यू निकालते हैं, प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट निकालते हैं, वो अपन कर देंगे, ठीक है? फिर अपन क्या करते हैं? अपन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं। अमोर्टाइजेशन टेबल में अपन जो हमारी फेयर वैल्यू हमारे पास हुई थी वो आती है, उस पर अपन इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और अगर हमें रीपेमेंट मिल रहे होते हैं तो रीपेमेंट लेस करके उसकी अपने बुक्स में अपन उसकी अकाउंटिंग करते हैं, यानी ओपनिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ मार्केट इंटरेस्ट रेट या फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट डिपेंडिंग ऑन द डेटा ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? कुछ रीपेमेंट आते हैं अपन तो लेस करते हैं और उसकी क्लोजिंग वैल्यू आ जाती है। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन नॉर्मल अकाउंटिंग के लिए नॉर्मल केस के हिसाब से नॉर्मल केस की तरह फेयर वैल्यू निकालेंगे और अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे। कब तक की बनाएंगे? 7 ईयर्स तक की अपन अमोर्टाइजेशन उसमें टेबल बनाएंगे, ठीक है? 7 ईयर्स तक की अपन उसमें अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे। हमारे पास 7th ईयर के एंड में क्लोजिंग वैल्यू आएगी, हमारे पास 7th ईयर के एंड में क्लोजिंग वैल्यू आएगी, ठीक है? वो हमारे पास 7th ईयर के एंड में क्लोजिंग वैल्यू आ गई। आप चाहो तो पूरा का पूरा अमोर्टाइजेशन टेबल भी बना सकते हो, आसान रहेगा उससे और समझना। चलो ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? नॉर्मल अकाउंटिंग के हिसाब से नॉर्मल अमोर्टाइजेशन टेबल बना दी। अब हमें एक प्री पेमेंट अमाउंट मिला। भाई अगर एम्प्लॉय ने कुछ प्रीपे करा है तो एक अमाउंट प्रीपे करा होगा, ठीक है? उसने एक अमाउंट हमें प्रीपे दिया। तो अब हमें क्या करना है इस कॉन्सेप्ट में? इस कॉन्सेप्ट की जो इस कॉन्सेप्ट का एसेंस है वो क्या है? हमें उस प्री पेमेंट अमाउंट को लोन कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट में बांटना है। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो उस प्रीपेमेंट अमाउंट को अपने को लोन कंपोनेंट और प्रीपेड स्टाफ कंपोनेंट में बांटना है। वो कैसे बांटेंगे? मान लो जो प्रीपेमेंट का अमाउंट है वो 5 लाख है, तो उस 5 लाख में से कुछ तो लाइबिलिटी कंपोनेंट के टुवर्ड्स प्रीपेमेंट होगा और कुछ रिमेनिंग इक्विटी कंपोनेंट, या इस केस में वो तो प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट की तरफ प्रीपेमेंट होगा। तो अब अपन इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे? सिर्फ सुन रहे हो आप, अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं अपन, पूरा सॉल्यूशन हैंड रिटन में आपको दूंगा इसका, वो इसमें है ही नीचे, वो अपन पूरा क्वेश्चन वापस डिस्कस करेंगे, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ अभी।
हमें ये समझ आ गया कि हमने एक लोन एम्प्लॉय को दिया, उसकी अपन ने प्रॉपर अकाउंटिंग कर दिया, अमोर्टाइजेशन टेबल हमने बना ली, नॉर्मल अमोर्टाइजेशन टेबल हमने बना ली, हमें एक प्रीपेमेंट अमाउंट मिला, उस प्रीपेमेंट अमाउंट को अपने को लायबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट में बांटना है। उस प्रीपेमेंट अमाउंट का लायबिलिटी कंपोनेंट कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना। पीवी ऑफ फ्यूचर रिमेनिंग कैश फ्लोज एट द रेट मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन मॉडिफिकेशन या फिर प्रीपेमेंट डेट। कौन सी डेट पे, प्रीपेमेंट डेट पे अपन क्या करेंगे, आज की डेट जब प्रीपेमेंट हुआ, मान लो आज प्रीपेमेंट हुआ 7th ईयर पे, तो यानी रिमेनिंग कैश फ्लोज कितने बचते हैं ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, 3 साल के बचते हैं, 10 साल का लोन था, 7th ईयर के एंड में हमने प्रीपेमेंट कर दिया, यानी 8th ईयर बाकी है, 9th ईयर बाकी है, 10th ईयर बाकी है। तो पीवी ऑफ रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लोज एट दी रेट मार्केट इंटरेस्ट रेट, लेकिन ओरिजिनल वाली नहीं, जिससे अपन ने अमोर्टाइजेशन टेबल बनाई वो वाली नहीं, जो प्रीपेमेंट डेट पे न्यू मार्केट इंटरेस्ट रेट है वो वाली। अगर नहीं दे रखी क्वेश्चन में तो फिर अपन पुरानी वाली ले लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रीपेमेंट डेट पे मार्केट इंटरेस्ट रेट दे रखी है तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अपन आउट ऑफ टोटल प्रीपेमेंट अमाउंट टुवर्ड्स लायबिलिटी कॉम्पोनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे पास एक लायबिलिटी कंपोनेंट की कैरिंग अमाउंट पड़ी हुई है ऑलरेडी अमोर्टाइजेशन टेबल में एज ऑन 7th ईयर एंड। हमें कंपेयर करना है कि हमारा ये वाला अमाउंट बनता है, हमारा ये वाला अमाउंट कैरिंग अमाउंट है, और इसके बदले इसने हमें क्या दे दिया, प्रीपे कर दिया हमको अमाउंट, तो हमें कितना रिड्यूस करना है इसमें से, ये हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, एज ऑन प्रीपेमेंट डेट पीवी ऑफ रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लोज एज ऑन मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन प्रीपेमेंट डेट। ये हमारे पास आ गया, मान लो टोटल प्रीपेमेंट अमाउंट है 5 लाख, ये जो अपन ने पीवी करी आ गया मान लो ये इसका अमाउंट 3 लाख, यानी 5 लाख में से प्रीपेमेंट अमाउंट टुवर्ड्स लायबिलिटी कंपोनेंट 3 लाख है, यानी 5 लाख में से प्रीपेमेंट कंपोनेंट टुवर्ड्स इक्विटी या टुवर्ड्स प्रीपेड कॉस्ट कितना हुआ, 5 लाख माइनस 3 लाख इक्वल टू 2 लाख। बस यही अपना इस कॉन्सेप्ट का एसेंस है और यही अपने को इस क्वेश्चन में करना है। ये जो मैंने आपको पूरा बताया ये तो मैंने आपको अभी अपने मुंह से बताया, लेकिन इसमें जब हम कैलकुलेशन करते हैं, एग्ज़ाम में कैलकुलेशन करते हैं, अभी अपन जब कैलकुलेशंस करेंगे तब इसमें हमें टाइम लगेगा, मुझे आपको बताते वक्त भी, आपको एग्ज़ाम में करते वक्त भी, ठीक है। एक एक करके करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, क्या लिखा हुआ है। व्हील कंपनी लिमिटेड हैज़ अ पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड लोन टू इट्स एम्प्लॉयज़ फॉर पर्पस ऑफ बाइंग और बिल्डिंग हाउसेस। Mr. X, executive assistant of the CEO of Wheel Company Limited, took a loan from the company on the following terms। यानी कंपनी ने एम्प्लॉय को लोन दिया, क्या दिया, प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख का, इंटरेस्ट रेट 4 लाख फॉर द फर्स्ट 4% फॉर द फर्स्ट 4 लाख एंड 7% फॉर द नेक्स्ट 6 लाख, यानी 10 लाख के 2 कॉम्पोनेंट हैं। ध्यान से सुनना, बिल्कुल सुनना ध्यान से, आप बस लिखना मत कुछ अभी। 10 लाख का जो टोटल लोन है उसके 2 हिस्से हैं, एक लोन 4 लाख का है, एक लोन 6 लाख का है। 4 लाख वाले लोन पर इंटरेस्ट रेट 4% है, 6 लाख वाले लोन पर इंटरेस्ट रेट 7% है, ठीक है। स्टार्ट डेट है 1 जनवरी 2001, टेन्योर है 5 ईयर्स का। प्रीपेमेंट फुल और पार्शियल प्रीपेमेंट एट द ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉय, यानी अगर एम्प्लॉय चाहे तो 5 साल की टर्म पूरी होने से पहले आकर कुछ अमाउंट प्रीपे कर सकता है। The principal amount of loan shall be recovered in 5 equal annual installment and will be first applied to 7% interest bearing principal। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि हमने पढ़ा था कि टोटल लोन हमारा 10 लाख का है 2 हिस्सों में, एक लोन है हमारा 4 लाख का, एक लोन है हमारा 6 लाख का। जो प्रिंसिपल रीपेमेंट एम्प्लॉय हमें कर रहा है वो वाला प्रिंसिपल का रीपेमेंट पहले अपन वो वाला प्रिंसिपल का रीपेमेंट पहले अपन इस 6 लाख से डिडक्ट करेंगे। जैसे इसने कितने, देखो कहीं लिखा हुआ होगा इक्वल वाला, हाँ देखो टेन्योर कितना है 5 ईयर्स का, यानी हर साल टोटल 10 लाख का लोन है, 5 साल में रीपे करना है, तो कितना 5 साल में रीपे करना है, तो 1 साल में कितना रीपेमेंट करना है, 2 लाख का करना है। ये वाले जो 2 लाख रीपे होंगे, यानी 2-2 लाख से हर साल लोन कम होता जाएगा। लोन के हमारे 2 हिस्से हैं, 4 लाख और 6 लाख। इस लाइन का मतलब है कि 2 लाख के जो लोन कम होंगे वो पहले इस 6 लाख से कम होंगे, 3 साल बाद ये 6 लाख ज़ीरो हो गया, फिर जो वो 2 लाख देगा वो इसमें से कम होंगे।
इसमें से कम होंगे, फिर ये भी ज़ीरो हो जाएगा। कब? 5 साल में जाके 1 2 3 4 5। समझ में आ गई बात? द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन शेल बी रिकवर्ड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट एंड विल बी फर्स्ट अप्लाइड टू 7% इंटरेस्ट बेरिंग। यानी पहले हम इस 7% वाले लोन में से डिडक्ट करेंगे रीपेमेंट, जब ये ज़ीरो हो जाएगा तब अपन 4 लाख वाले लोन से डिडक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द अक्रूड इंटरेस्ट शेल बी पेड ऑन एन एनुअल बेसिस। इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो एनुअल बेसिस पे पे होता जाएगा। मिस्टर एक्स मस्ट रिमेन इन सर्विस इन द टर्म एट टिल द लोन एंड्स। ठीक है, ये कोई बात नहीं, कोई कंडीशन है, इसका क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। द मार्केट रेट ऑफ कंपेरेबल लोन अवेलेबल टू मिस्टर एक्स इज 12% पर एनम। ये कौन सी मार्केट इंटरेस्ट रेट है? ये हमारी नॉर्मल अकाउंटिंग करने के लिए हमारे काम आएगी। ये नॉर्मल मार्केट इंटरेस्ट रेट, यानी जब अपन ओरिजिनल अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे तब की मार्केट इंटरेस्ट रेट। चलो, सबसे मेन बात, इस क्वेश्चन में हमने हमारी एक हेल्प करी गई है क्वेश्चन के द्वारा ही। क्वेश्चन ने हमें ये वाली कैश फ्लोज कैलकुलेट करके दे दिए। ये कैश फ्लोज नॉर्मली क्या होता है, हम 2 टेबल बनाते हैं हमारे आंसर में, एक पीवी करने के लिए, दूसरी अमोर्टाइज करने के लिए। पीवी करने के लिए हमें पहले कैश फ्लोज कैलकुलेट करने पड़ते हैं, वो कैश फ्लोज इस क्वेश्चन ने हमें पहले ही कैलकुलेट करके दे दिए। ठीक है, अगर हो सकता है हमें एग्जाम में ये वाली टेबल ना मिले, कैसे आई ये टेबल ये भी देख लेते हैं एक बार। चलो, इतना तो हमें पता ही है कि हर साल इक्वल इंस्टॉलमेंट में 10 लाख का लोन रीपे हो रहा है, यानी हर साल 2 लाख रीपे होगा। ये वाला कॉलम तो समझ में आ गया, ये वाला सिर्फ आउटफ्लो ओपनिंग लिखा हुआ है, इसका कुछ नहीं है। अब ये 7% और 4% इंटरेस्ट रेट अपने को देखनी है। देखो, सबसे फर्स्ट ईयर में जो 1 जनवरी 2001 से लेकर 31 दिसंबर 2001 का ईयर है, उसमें तो पूरा का पूरा 10 लाख ही आउटस्टैंडिंग रहा। 10 लाख के 2 हिस्से, एक लोन है 6 लाख का, एक लोन है 4 लाख का। 6 लाख का लोन कितनी रेट का है? 7% का है, यानी 6 लाख पर 7% 42,000। दूसरा लोन जो 4 लाख का है, भाई सिर्फ रीपेमेंट हमारा पहले 6 लाख से एग्जॉस्ट हो रहा है, इंटरेस्ट तो दोनों लोन पे लगेगा। ठीक है, इतनी बात अपने को समझ आती है। नहीं भी आती है, कोई भी बात समझ नहीं आ रही है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी भी, तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। चलो, तो 6 लाख का 7% अपन ने कर दिया, 42 आ गया, और 4 लाख का 4%, 4 लाख का दूसरा टुकड़ा है ना लोन का, उसका 4% 16,000 आ गया। ठीक है, 2 लाख का रीपेमेंट ये साल के एंड में होता है, इसका मतलब पूरे साल तो पूरा 10 लाख का लोन ही आउटस्टैंडिंग था। ये छोटे छोटे डाउट्स आते हैं, वो वाले डाउट्स हैं मैं जो आपको बताता जा रहा हूँ। यानी पूरे साल तो 10 लाख का लोन ही आउटस्टैंडिंग था, इसका मतलब पूरे साल तो पूरे 10 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। ये लग गया। यहाँ पर कितना बच गया लास्ट में? 8 लाख बच गया। कैसे? 10 लाख माइनस 2 लाख। 2 लाख कौन सा? ये वाला 2 लाख, ये अपन ने रीपे कर दिया। और इसी रीपेमेंट के साथ साथ जो हमारा पहले हमें कहा गया क्वेश्चन में कि 6 लाख वाला बैलेंस हमें कम करना है, ये 4 लाख वाला बैलेंस तो ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। ये 2 लोन है, लोन 1 7% वाला, लोन 2 4% वाला। यानी जब पहले साल अपन ने रीपेमेंट करा, ये 2 लाख कम हो गए। ठीक है, कितना बचा? ये 4 लाख बचा। ये तो 4 लाख ऐसा का ऐसा, टोटल 8 लाख, ये आ गया टोटल 8 लाख। ठीक है, चलो 31 दिसंबर 2002 को अब इस 8 लाख पर इंटरेस्ट लगेगा। इस 8 लाख में से 4 लाख है 7% वाला, यानी 4 लाख का 7% कितना आया? 28,000, ये आ गए माशा जी। और दूसरा वाला 4 लाख तो ऐसा कैसा ही है, लग गया 64,000, ये वैसे ही रखे हुए माशा जी। ठीक है, अब इसमें से वापस से 2 लाख पे हो गया, क्योंकि हम पहले 6 लाख वाली लोन की लिमिट एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो फिर से इसका 2 लाख का रीपेमेंट हो गया सेकेंड ईयर में। ये 4 लाख ऐसा कैसा, ये कितना बच गया? 6 लाख, ये आ गया 6 लाख, ये आ गया 6 लाख। नेक्स्ट ईयर पूरा का पूरा 6 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग था ड्यूरिंग 1 जनवरी 2002 से लेकर 31 दिसंबर 1 जनवरी 2003 से लेकर 31 दिसंबर 2003 तक। तो अब इसमें इंटरेस्ट लगेगा 2 लाख का 7%, 2 लाख का 7% आ गया 14,000। 4 लाख तो अभी भी ऐसा का ऐसा ही है, आ गया 16,000। फिर से हमने 2 लाख यहाँ से रीपेमेंट कर दिया, और ये कितना बचा? अब ये जब अपन ने 2 लाख रीपे कर दिया तब कितना बचा? ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया। 2 लाख अपन 3 बार पे कर चुके, इसमें से ये 3 बार कर चुके पे, यानी 6 लाख वाला लोन यहाँ पे ख़त्म हो चुका। ये ज़ीरो बचा, 4 लाख का लोन ऐसा कैसा है, बैलेंस आ गया 4 लाख। नेक्स्ट ईयर अब क्योंकि 6 लाख का लोन ख़त्म हो चुका है, तब अपन 4 लाख वाले लोन से रीपेमेंट करेंगे। ठीक है, यह कर दिया अपन ने 4 लाख में से 2 लाख का रीपेमेंट। जब क्योंकि 6 लाख का लोन खत्म हो चुका है, तो इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं उठता, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लिखा। 4 लाख का लोन इस पूरे साल तो आउटस्टैंडिंग था, रीपेमेंट तो 31 दिसंबर 2004 को हुआ, तो इसलिए 4 लाख पे पूरा इंटरेस्ट बच गया 2 लाख।
2 लाख का रीपेमेंट लास्ट में कर दिया, यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा नहीं क्योंकि लोन ही नहीं है, और 2 लाख का वापस 4% क्योंकि ये पूरे साल तो आउटस्टैंडिंग रहा, 8000 आ गया, बात खत्म हो गई। ये टेबल अगर हमें क्वेश्चन एग्जाम में बनानी पड़े तब की बात है, अभी नहीं बनानी है। चलो अब यहाँ से प्री पेमेंट की बात स्टार्ट हो रही है, लेकिन अभी अपन ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, अपन अभी सिर्फ हमारी नॉर्मल अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे इसको देख करके। चलो चलते हैं सॉल्यूशन में। चलो नॉर्मल अमोर्टाइजेशन टेबल का मतलब हम सबसे पहले फेयर वैल्यू निकालेंगे, कौन सी रेट से, इस वाली मार्केट इंटरेस्ट रेट से, हमारी नॉर्मल मार्केट इंटरेस्ट रेट, और इसी से अपन अमोर्टाइजेशन करेंगे। चलो पहले इतना करते हैं, फिर अपन प्री पेमेंट पाएंगे। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा। चलो ये आ गया, ये रहा। हमारी फेयर वैल्यू सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे। 31 दिसंबर 2001 को पहला 2 लाख का लोन रीपे हो रहा है, ये रहा। हमारे को ये दे रखी थी हमें, क्वेश्चन वाली टेबल ही है ये, बार बार मैं ऊपर जाऊँ इससे अच्छा मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये 2 लाख का पहला वाला प्री पेमेंट प्रिंसिपल का रीपेमेंट हो रहा है, प्री पेमेंट की तो बात ही नहीं करिए। ये 42,000 का इंटरेस्ट, ये 16,000 का इंटरेस्ट, याद है देखा था अपन ने क्वेश्चन में फिगर्स, ये रहे, ये देखे थे 2 लाख 42,000 16,000। तो टोटल कितना कैश फ्लो हो गया फर्स्ट ईयर का, जिस कैश फ्लो को हमें पीवी करना है फेयर वैल्यू निकालने के लिए, कितना हो गया, एक सेकेंड, ये हो गया अपना 2,58,000, 2,58,000। ये वही सेम टेबल है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, लेकिन हमने सेफर साइड के लिए ऊपर समझी अगर एग्जाम में ना दे रखी है तो पहले ईयर का पूरा टोटल कैश फ्लो 2,58,000, दूसरे का 2,44,000, तीसरे का 2,30,000, चौथे का 2,16,000 और पाँचवें का 2,08,000। हमारी मार्केट इंटरेस्ट रेट 12%। चलो एक बार कैलकुलेटर से फैक्टर चेक कर लेते हैं। 1.12 डिवाइड इक्वल टू 0.8929, ये आ गया, ठीक है। ये अपन ने पीवी कर दिया किससे, 12% की रेट से, बिल्कुल कर दिया भैया, ये कर दिया। और ये हमारे पास आ गई फेयर वैल्यू आ गई, ये वो फेयर वैल्यू है जिसमें हम नॉर्मल अमोर्टाइजेशन टेबल में अमोर्टाइज करेंगे, ठीक है। चलो ये आ गई हमारी फेयर वैल्यू। अब एक लाइन यहाँ पढ़ लो आप, ICAI सॉल्यूशन हैज़ सम डिफरेंसेस इन फिगर्स। कौन से फिगर्स, ये वाले फिगर्स जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे ना एक्चुअल में तो थोड़े अलग आएंगे, लेकिन क्योंकि मेरे को मेरा आंसर ICAI से मैच करना था आपको समझाने के लिए, इसलिए मैंने वही वाले फिगर यहाँ पे लिखे और ये लाइन नीचे लिखी है मैंने, ये लाइन ICAI में नहीं है। हियर टू मैच इट विद द सॉल्यूशन आई हैव टेकन, यानी आई हैव टेकन द सेम फिगर्स इन एग्जाम, प्लीज गिव एक्यूरेट कैलकुलेशन एज पर ICAI क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन एंड डेसिमल्स अबाउट डेसिमल्स। यानी ये तो मैंने ICAI के आंसर से मैच करने के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए फिगर सेम लिखे, लेकिन ICAI जब आप पेपर लिखोगे और ये क्वेश्चन आता है तो आपको अपने कैलकुलेटर की एग्जैक्ट कैलकुलेशन से ही चलना है और डेसिमल के इंस्ट्रक्शन जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसी को फॉलो करना है, ठीक है। चलो अब अपन ने फेयर वैल्यू निकाल ली 843,878, लेकिन हमको टोटल अमाउंट जो हमने एम्प्लॉय को दिया है वो तो 10 लाख का है, उसमें से लोन की फेयर वैल्यू कितनी है, 843,878 है। तो प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट कितनी हो गई, 156,122, 156,122, ठीक है। चलो अब अपना क्या होता है, अब अपन अमोर्टाइजेशन टेबल में इस पे तो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इस पे अपन इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, राइट, इसमें अपन इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और ये जो प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट है ये ड्यूरिंग द टेन्योर अमोर्टाइज होती है। टेन्योर कितना है, 5 ईयर्स का, यानी कैसे अमोर्टाइज होगी, 156,122 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, कितना आएगा पर ईयर, 156,122 डिवाइड बाय 5, 31224, 31224 पर ईयर से ये अमोर्टाइज होगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक प्री पेमेंट तो हुआ ही नहीं है। देखो प्री पेमेंट कब होगा, ये देखो अपन यहाँ से एक बार डेट दिखा देता हूँ मैं आपको, कब होगा प्री पेमेंट। प्री पेमेंट होगा कितना बड़ा है ये, होगा 31 दिसंबर 2002 को है प्री पेमेंट, तो 31 दिसंबर 2002 तक की तो नॉर्मल अकाउंटिंग करनी है अपने को। चलो नॉर्मल अकाउंटिंग कर लेते हैं। ये आ गई अपनी अमोर्टाइजेशन टेबल, ये अपन ने लिख दिया फेयर वैल्यू का अमाउंट जो अपन ने अभी अभी ऊपर कैलकुलेट करा, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, ये 843,878। चलो इंटरेस्ट अपन चार्ज करेंगे MIR से, अगर EIR दी हुई होती है अपन तो इसमें EIR से चार्ज करते हैं यहाँ पर, लेकिन मार्केट इंटरेस्ट दे रखे तो मार्केट इंटरेस्ट, अगर दोनों दी हुई हो तो भी EIR से करना है, ठीक है। ये तो चलो फर्स्ट ईयर है, इधर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ। यहाँ पे आया अपना ईयर एंड ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट 12%, 843,878 का 12%, 10126, ये आ गया 101,265। ये रीपेमेंट अमाउंट है टोटल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का। ये कैसे आया एक दिखा देता हूँ मैं आपको, बाकी आप समझना खुद। ये रहा,
ये रहा 2 लाख प्लस 42,000 प्लस 16,000 2 लाख 58,000। ये अपने सारे कैश फ्लोज हैं जो कंपनी को मिलेंगे। यानी इंड AS 109 की अकाउंटिंग के लिए अपन ने फेयर वैल्यू पे इंटरेस्ट चार्ज करा अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते वक्त, और जो हमें रीपेमेंट मिलता है कि वो हम लेस करते गए। नॉर्मल अकाउंटिंग में ये करते हैं अपन अमोर्टाइजेशन टेबल में ओपनिंग, इंटरेस्ट, रीपेमेंट, क्लोजिंग। ये आ गया क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया। चलो ये क्लोजिंग बन गया ओपनिंग। अपन ने इंटरेस्ट करा 12% पे। ये है दूसरे साल का रीपेमेंट। कहाँ से आया ये यहाँ से आ गया। ये रहा 2,44,000, ठीक है। चलो तो इस तरह से अपन ये पूरी की पूरी टेबल बनाएंगे, पूरी की पूरी टेबल बनेगी इस तरह से। और यहाँ पर अमाउंट ज़ीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 5 साल बाद लोन ख़त्म हो चुका है। ये वाला जो फिगर है आप हमेशा एग्जाम में अप्रॉक्स लिख सकते हो, अप्रॉक्स करके लिख सकते हो। क्योंकि क्या है, हमें इतना तो कंसेप्चुअली पता ही है कि यहाँ पे हमारा जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कभी कभी कुछ अमाउंट का फ़र्क पड़ सकता है, जैसे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये का। तो यहाँ पर आप क्या करना, इसका और इसका डिफरेंस ले लेना यहाँ पर, और यहाँ पे लिख देना बैलेंसिंग फिगर ड्यू टू अप्रॉक्सीमेशन या ड्यू टू डेसिमल सराउंडिंग ऑफ, ठीक है। चलो अब अपन ने क्या करा, अपन ने नॉर्मल अमोर्टाइजेशन टेबल पूरी की पूरी बना दी, इग्नोरिंग प्रीपेमेंट, ठीक है। प्रीपेमेंट कब है, अपने को इसमें एंट्रीज भी करनी ही होगी। प्रीपेमेंट की डेट कब है, वापस से एक बार चलते हैं अपन ऊपर, देखते हैं, बार बार देखना पड़ता है क्योंकि फिर पता चलना चाहिए कहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं आपको फिर, ठीक है। प्रीपेमेंट की डेट है 31 दिसंबर 2002, यानी 31 दिसंबर 2002 तक की एंट्रीज तो अपने को नॉर्मली करनी है। तो चलो नॉर्मली कर देते हैं, फिर नॉर्मली कर देते हैं। ये आ गई 1 जनवरी 2001 को लोन अपन ने एम्प्लॉय को दिया, लोन टू एम्प्लॉय, क्योंकि हम एम्प्लॉय को पैसे दे रहे हैं, यानी ये हमारा असेट है। असेट एज अ डेबिट बैलेंस, कर दिया डेबिट। फेयर वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करते हैं अपन हमेशा फाइनेंशियल असेट को। प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट, ये अपन ने कैलकुलेट करी थी ऊपर किसमें, बैलेंसिंग फिगर। टू बैंक, क्योंकि अपन ने स्टाफ को लोन दे दिया। टू बैंक, बैंक से पैसा गया। 31 दिसंबर 2001 आई, अपने पास एक कैश फ्लो आया हमारे पास, ये 2,58,000 का हमारे पास क्या आया, कैश फ्लो आया। दैट इंक्लूड्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, ऊपर वाली टेबल से। इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट है हमारी इंटरेस्ट इनकम, ये इंटरेस्ट इनकम कौन सी, अमोर्टाइजेशन टेबल वाली 101,265, और ये लोन टू एम्प्लॉय इससे कम हो गया, क्योंकि एक्चुअल में तो हमें 2,58,000 मिला। भाई जब अपन इंटरेस्ट की एंट्रीज करते हैं तब क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, इंटरेस्ट की एंट्रीज में अपन क्या करते हैं, क्या अपन जब अपन इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो अपन कौन सी एंट्री करते हैं, अपन एंट्री ये करते हैं, एक मिनट, अपन क्या एंट्री करते हैं मैं आपको बताता हूँ, जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो कि ये एंट्री क्यों हुई। देखो, जब अपन किसी फाइनेंशियल एसेट पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि इंटरेस्ट से फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू बढ़ती है अमोर्टाइजेशन टेबल में, तो हम क्या करते हैं, लोन टू एम्प्लॉय, ऐसे करेंगे अपन, लोन टू एम्प्लॉय टू इंटरेस्ट इनकम या फाइनेंस इनकम या फाइनेंस चार्ज इंटरेस्ट इनकम PNL, क्योंकि PNL की क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट इनकम आती है, इसलिए PNL क्रेडिट होगा और लोन टू एम्प्लॉय बढ़ जाएगा। बढ़ क्यों जाएगा, ये देखो यहाँ बढ़ रहा है ना, ये देखो अमोर्टाइजेशन टेबल पे आओ, ये देखो ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है, फिर ये लेस हो रहा है जो हमारा रीपेमेंट हमें मिला, तो इसलिए इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। चलो ठीक है, तो ये तो अपन ने इंटरेस्ट चार्ज दी, यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, 101,265, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट हमारा अमोर्टाइजेशन टेबल क्या से 101,265। फिर हमें कैश फ्लो मिला, कितना मिला, 2,58,000 का मिला, 2,58,000 का कैश फ्लो मिला। उसमें से इंटरेस्ट पोर्शन कितना है, हमारी अमोर्टाइजेशन टेबल के हिसाब से 101,265, और हमारा बाकी का बैलेंस कम हो गया किसका, लोन टू एम्प्लॉय का। भाई जब हमको पैसे मिल गए एम्प्लॉय से, तो हमारा एम्प्लॉय की तरफ जो हमारा लोन खड़ा हुआ है वो कम होगा ना, वैल्यू कम होगी बैलेंस शीट में। ये वैल्यू कम हो गई, कितनी कम हो गई, 2,58,000 माइनस 101,265, 156,735, 156,735। क्वेश्चन के आंसर में हमें ये वाली एंट्री नहीं दी हुई है, तो इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है कि भैया ये वाली एंट्री क्यों नहीं हुई। कर सकते हो आप, ये वाली एंट्री भी कर सकते हो, क्वेश्चन ने डायरेक्ट ये वाली एंट्री करी है, ये वाली एंट्री भी आप एग्जाम में करना, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि करना है इसको भी। चलो, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट ईयर की एंट्री, और इसी के साथ हमें प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट को भी अमोर्टाइज करना है। ये प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट हमारा असेट था, तो अब ये खत्म होगा और स्टाफ कॉस्ट डेबिट होगी, जो कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएगी। ये 31,224 कैसे आया, कितना था हमारा वो टोटल, 15 ये कितना था, 156,122, 156,122 डिवाइडेड बाय 5, 31,224 का फिगर ये आ गया। अपन आ गए 31 दिसंबर 2002 पे। ये वही वाली डेट है जिस दिन हमें क्या हो रहा है, प्रीपेमेंट मिल रहा है। चलो प्रीपेमेंट तो बात की बात है, अपन भाई नॉर्मल वाली एंट्री तो करते हैं। बैंक से हमें 2,44,000 मिले, उसमें से इंटरेस्ट पोर्शन है 82,457। ये कौन सा फिगर है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का ये फिगर आया यहाँ से 82,457 से आया है फिगर। चलो
और बाकी का क्या हुआ, लोन टू एम्प्लॉय कम हो गया, सेम एज फर्स्ट ईयर एंट्री, और स्टाफ कॉस्ट को अपन ने उसी फिगर से फिर से अमोटाइज कर दिया, वही सेम 156,122 का डिवाइड बाय 5, ये तो इक्वल अमाउंट से जाएगा। हाँ, जब अपन प्रीपेमेंट की एंट्री अभी करेंगे उसमें इसका भी फ़र्क आएगा। चलो अब आ गए अपनी 31 दिसंबर 2002 और हमारा प्रीपेमेंट का फ्लेवर अब स्टार्ट होगा, जिसका ये पूरा क्वेश्चन है, अब वो चीज़ स्टार्ट होगी। चलो अब अपन करते हैं प्री पेमेंट का काम। तो उसके लिए अपने को पढ़नी पड़ेगी प्री पेमेंट की लाइन। प्री पेमेंट की लाइन ये रही, मिस्टर एस प्री पेज ₹2 लाख ऑन 31 दिसंबर 2002। अपन ने 31 दिसंबर 2002 की नॉर्मल एंट्री तो कर दी, अब अपने को प्री पेमेंट एंट्री करनी है। रिड्यूसिंग द आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज एट 4 लाख, यानी कितना आइडियल बैलेंस होना चाहिए था, टोटल बैलेंस अपना 10 लाख का था, फर्स्ट ईयर में 2 लाख गए, सेकेंड ईयर में भी आइडियली सिर्फ 2 लाख जाने चाहिए थे, लेकिन उसने 2 लाख और देकर प्रीपे कर दिया, तो कितना इंटरेस्ट अपना बचना चाहिए था, 8 लाख बचना चाहिए था प्रिंसिपल, 6 लाख बचना चाहिए था। अब कितना बच रहा है, 4 लाख बच रहा है। ये 4 लाख ये वाला है, ये जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, रिमेनिंग टू 4 लाख, ये 4 लाख ये रहा। क्योंकि अगर सिर्फ 2 लाख पे करता हो, नॉर्मल 2 लाख जिसकी अपन ने एंट्री ऑलरेडी कर दी है नीचे, जो करके अपन इस लाइन पे आए, वो वाली 2 लाख की एंट्री सिर्फ ये करता है इतनी, तो 6 लाख बचता, लेकिन क्योंकि इसने प्रीव्यू कर दिया अमाउंट 2 लाख का और, तो इसलिए 4 लाख बच रहा है। ठीक है, अब अपन करते क्या है इसको करने के लिए, अब ये चार्ट से समझना, आप ये चार्ट से समझो। अब आप क्या करते हैं, अपन इसमें कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, वो आप इधर से समझो। अब क्या करते हैं, ये आ गया अपना चार्ट। ऑन द प्रीपेमेंट डेट एक कैलकुलेशन है मेरी, जो मैंने नाम दिया है कैलकुलेशन ए। ठीक है, चलो कैलकुलेट पीवी ऑफ रिमेनिंग कैश फ्लोज बाय न्यू इंटरेस्ट रेट, दैट इज न्यू मार्केट इंटरेस्ट रेट। आपने को ऐसे चार्ट नहीं बनाना है एग्जाम में, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सिर्फ ये लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ रिमेनिंग कैश फ्लोज बाय न्यू इंटरेस्ट रेट, दैट इज न्यू मार्केट इंटरेस्ट, ये लाइन आपको लिखनी है और फिर आपको कैलकुलेट करना है। चलो अपन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बात, रिमेनिंग कैश फ्लोज कितने हैं, रिमेनिंग कैश फ्लोज बाय न्यू इंटरेस्ट रेट, दैट इज न्यू मार्केट इंटरेस्ट रेट। चलो अपन आते हैं, अब ये कैलकुलेशन करते हैं अपन। Now we are on 31st December 2002 and now we have to do the prepayment adjustment. We will calculate PV of further remaining cash flows at discounting rate of prepayment date. In this question no separate rate is given. इस क्वेश्चन में हमें प्रीपेमेंट डेट पर कोई अलग से मार्केट इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, thus we will consider old 12% rate only. चलो अब क्योंकि इसने 31 दिसंबर 2002 को प्रीपेमेंट कर दिया, यानी अब 2003 और 4 के लिए हमारे पास सिर्फ 2 लाख ही बचे। भाई 4 लाख रह गया था ना आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और 2 लाख पर ईयर के हिसाब से, तो 2 साल में लोन खत्म हो जाएगा। तो रिमेनिंग कैश फ्लोज कितने बचे, 2 लाख और 2 लाख। इंटरेस्ट ये वाली टेबल भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ये वाली टेबल भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, एक बार आप देख लो, फिर अपन नीचे आएंगे। ये देखो, ये वाली टेबल भी हमें क्वेश्चन में दी हुई होगी पक्का, मुझे याद है। 2 लाख ये रहा देखो, ये 2 लाख फर्स्ट ईयर, यहाँ पर भी 2 लाख आना चाहिए था, लेकिन उसने और एक्स्ट्रा पे करके 4 लाख दे दिया है ना, मैंने लिख दिया यहाँ पे, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये रहा 4 लाख, ये 4 लाख दे दिया इन्होंने, और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए 2 लाख और 2 लाख। तो ये रहे रिमेनिंग, ये है रिमेनिंग, ये क्या है, ये है रिमेनिंग कैश फ्लो, क्योंकि अपन एज ऑन 31 दिसंबर 2002 को देख रहे हैं, तो 31 दिसंबर 2002 को एज ऑन क्या बचता है, रिमेनिंग कैश फ्लो। भाई 31 दिसंबर 2002 को ईयर तो खत्म हो चुका, तो अब 3 और 4 के बचे बस, तो ये 2 बचे, 2 लाख और 2 लाख, ये दोनों हैं रिमेनिंग कैश फ्लोज। क्या है, रिमेनिंग कैश फ्लोज। ठीक है, रिमेनिंग कैश फ्लोज, इसको अपन पीवी करेंगे, इन कैश फ्लोज को अपन पीवी करेंगे, यानी इनका टोटल भाई 2003 का ये टोटल 2,16,000 और इसका 2,08,000। पीवी किस रेट से करेंगे, मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन प्रीपेमेंट डेट, जो कि अलग से नहीं दी हुई है, इसलिए अपन ओल्ड मार्केट इंटरेस्ट रेट को ही कंसिडर करेंगे, जो कि है ये अपनी प्यारी सी 12%। चलो ये कर रहे हैं अपन। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको बात, मैं फिर से शॉर्ट में बताऊंगा आपको, पूरा कराने के बाद एक बार मैं करा दूँ, फिर वापस बताऊंगा आपको। ये आ गया अपना, ये आ गया, ये 2 लाख दिख गए अपने को, ऊपर वाली टेबल में अपने देख रहे 2 लाख, ये वाला इंटरेस्ट वही टोटल कितना आ गया, ये आ गया 2,16,000 और 2,08,000, इसको हमें पीवी करना है 12% पे। अब बहुत सारे लोगों का डाउट निकल के आता है कि भैया ये तो 3rd ईयर है, तो पीवी फैक्टर 3rd ईयर का काम आना चाहिए। नहीं, अपन अभी खड़े हुए हैं 31 दिसंबर 2002 पे, यानी 31 दिसंबर 2003 एक साल बाद है, एक साल ही बाद है, यानी अगर अपन 31 दिसंबर 2003 का कोई फिगर पीवी कर रहे हैं, तो अपन 1 ईयर का पीवी फैक्टर काम में लेंगे। अपन जनवरी में 2000 में बैठ के थोड़ी ना कर रहे हैं पीवी, अपन 31 दिसंबर 2002 पे बैठ के पीवी कर रहे हैं 31 दिसंबर 2003 की वैल्यू। तो 31 दिसंबर 2 से लेकर 31 दिसंबर 2003 कितना दूर है, 1 साल दूर है भैया, तो 1 साल का पीवी फैक्टर आएगा। ठीक है, तो 1.12 डिवाइड इक्वल टू
ये आ गया 8929 और इसका सेकेंड ईयर का ये आ गया। ये आ गई क्या आ गई अपनी, ये वाला फिगर अपन ने इस चार्ट से निकाल लिया। ये देखो ये आ गया अपना ये वाला फिगर, पीवी ऑफ रिमेनिंग कैश लॉस। ये कैलकुलेशन ए अपन ने कर दी। अब देखो इसमें प्रीपेमेंट अमाउंट कितना है, 2 लाख का प्रीपेमेंट अमाउंट है। भाई सिर्फ 2 लाख प्रीपे करना, लेकिन 4 लाख कर दिया तो प्रीपे कितना करा, 2 लाख ही करा ना एक्स्ट्रा। चलो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन देखेंगे, ये देखो अपन दूसरी कैलकुलेशन करेंगे। तो यानी जो ऐसा समझो, अब ऐसा समझो इसको, अब इसको ऐसा समझो, देखो अब ऐसा समझो कि यानी जो 2 लाख का अमाउंट प्रीपे हुआ, जो 2 लाख का अमाउंट प्रीपे हुआ, उसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट लायबिलिटी कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इक्विटी, या फिर मैं बोलूँ तो प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट कंपोनेंट होगा, राइट। उसमें से जो लायबिलिटी कंपोनेंट है ये अपन ने निकाला, कितना निकाला, ये अपन ने निकाला, कितना निकाला, 358,673, 358,673, 358,673, ये आ गया अपना, देखो अपना 358,673। ये कौन सी, ये वैल्यू कौन सी आ गई अपनी, ये तो वैल्यू रिमेनिंग कैश लॉस की वैल्यू है, रिमेनिंग कैश लॉस की वैल्यू है, ठीक है। देखो एक सेकेंड, एक सेकेंड है ना, ठीक है। देखो अब ये अपनी रिमेनिंग कैश फ्लोस की वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, ये वाली 358,673। यानी हमारी जो यानी जो हमारी कैरिंग अमाउंट थी एज ऑन 31 दिसंबर 2002 वो कितनी थी अमोर्टाइजेशन टेबल के हिसाब से, 525,600। ये देखो ये रही 525,600, कहाँ से आ गई 525,600, ये आ गई 525,600, ठीक है। अब हमारा कितना बचता है, आगे की लाइबिलिटी अपनी कितनी पेंडिंग है, अब अपनी आगे की लाइबिलिटी है 358,673। यानी रिडक्शन कितना हुआ लाइबिलिटी में, ये 166,928 का हुआ। यानी 2 लाख में से जो लाइबिलिटी कंपोनेंट के टुवर्ड्स प्रीपेमेंट है वो है 166,928। यानी प्रीपेड स्टाफ के टुवर्ड्स कितना हुआ, ये बैलेंस हो गया 33072। 33072 का क्या हुआ बैलेंस, प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट के लिए प्रीपेमेंट अमाउंट है, ठीक है। चलो अब अपन बना देंगे, ये मेन कैलकुलेशन अपनी हो चुकी है। यानी अपने को समझ आ चुका कि प्रीपेमेंट करने की वजह से क्या फ़र्क पड़ा अपने क्वेश्चन में। जो हमारी लाइबिलिटी थी वो रिड्यूस हो गई 166,928 से, और जो हमारी प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई 33072 की वजह से, ठीक है। अब देखो अब 31 दिसंबर 2002 को हमारी ओपनिंग वैल्यू ये आ गई 358,673। प्रीपेमेंट की वजह से ये न्यू वाली वैल्यू है, ये यहाँ से आ गई न्यू वाली वैल्यू, ये 358,673 न्यू वैल्यू आ गई, सॉरी, ठीक है, न्यू वैल्यू आ गई, ये आ गई। अब यहाँ पर तो हमें कुछ प्रीपेमेंट रीपेमेंट करना नहीं है, क्योंकि 31 दिसंबर 2002 को तो कुछ हुआ नहीं, अब तो 31 दिसंबर 2003 को होगा। तो ये ओपनिंग वैल्यू, इसमें अपन ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, ये ज़रूर 12% से इंटरेस्ट चार्ज हो रहा होगा, चेक कर लेते हैं अपन फिर से। 358,673 का 12%, ठीक है। 43,011 से इंटरेस्ट चार्ज हो गया। ये अपना रीपेमेंट हमें क्वेश्चन में दे रखे थे, ये कौन से रीपेमेंट है, ये वाले रीपेमेंट हैं। ये देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको कौन से हैं, ये वाले हैं, ये अपने को दी हुई थी क्वेश्चन में टेबल, ये रहे, एक मिनट, ये रहे, एक सेकंड, ये रहे 2 लाख प्लस 16,000 और 2 लाख प्लस 8,000, ठीक है। तो 2,16,000 का रीपेमेंट हो गया, 2,16,000 का, एक सेकंड, ये 2,16,000 का रीपेमेंट 31 दिसंबर 2003 को होगा। इसका बचा हुआ 2,08,000 का 31 दिसंबर 2004 को होगा, और यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब जो अनअमोर्टाइज्ड स्टाफ कॉस्ट है उस पर क्या फ़र्क पड़ा वो देखो, अब आप उस पर क्या फ़र्क पड़ा वो देखो। अब आप देखो 156,121 का ओरिजिनल फिगर हमारे पास आया था, 2 ईयर्स की अकाउंटिंग तो नॉर्मल रही,
यानी ये 5 साल में टेन्योर था इसका, तो 156,121 डिवाइडेड बाई 5, 31, ये 31,224 फर्स्ट ईयर का जा चुका, 31,224 सेकंड ईयर का जा चुका। अब हमारे पास जो बैलेंस बचा था एज ऑन प्रीपेमेंट डेट बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेमेंट, एज ऑन प्रीपेमेंट डेट बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेमेंट, वो कितना बचा था 93,673। उसमें से हमने ये रिडक्शन कैलकुलेट करा कि प्रीपेमेंट की वजह से इसमें इतना रिडक्शन होगा, तो अपन ने ये वाला रिडक्शन इसकी कैरिंग अमाउंट से कम कर दिया, ये कम कर दिया। यानी एज ऑन 31 दिसंबर 2002 का बैलेंस कितना बचा, 60,601 बचा। आगे हमारे 2 रीपेमेंट्स बाकी हैं, तो यानी जो 60,601 है वो 2 साल में अमोर्टाइज होगा इक्वली। ये अपन ने कैलकुलेट कर दिया 30,300 ईच, 30,300 ईच। अब जब अपन 31 दिसंबर 2003 की एंट्री करेंगे तो हमें ये वाला कैश फ्लो मिलेगा। कौन सा कैश फ्लो है, ये वाला कैश फ्लो है, ये वाला कैश फ्लो है, ये 2,16,000 का कैश फ्लो, ये 2,16,000 का हमें कैश फ्लो मिलेगा। इंटरेस्ट इनकम हमारी नई वाली अमोर्टाइजेशन टेबल से, और ये लोन टू एम्प्लॉय बैलेंसिंग फिगर, और स्टाफ कॉस्ट का 30,300 जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करा, न्यू अमोर्टाइजेशन अमाउंट इक्वल वाला, और ये बचे हुए 2 साल की एंट्री हो गई अपनी, और इसी के साथ ही अपना क्वेश्चन खत्म होता है। अब मैं आपको एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, प्रीपेमेंट अमाउंट से क्या क्या समझ में आता है अपने को इसमें। देखो अब अपने को क्या करना है इसमें, सबसे पहले एक लोन था हमारा, हमको करना क्या है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अपने को नॉर्मल फेयर वैल्यू निकालनी है, जैसे अपन हर क्वेश्चन में निकालते हैं। फिर हमें नॉर्मल अमोर्टाइजेशन टेबल बनानी है, जैसे अपन हर क्वेश्चन में बनाते हैं, पूरी नॉर्मल अमोर्टाइजेशन टेबल बनानी है। फिर हमारे पास एक टोटल प्रीपेमेंट अमाउंट होगा, जिस प्रीपेमेंट अमाउंट से हमारी लाइबिलिटी का बैलेंस कम होगा, यानी उससे कुछ बैलेंस तो लाइबिलिटी कंपोनेंट का कम होगा, कुछ बैलेंस इक्विटी कंपोनेंट का कम होगा। यानी लाइबिलिटी कंपोनेंट का कुछ कैरिंग अमाउंट हमारे पास पहले चल रहा होगा, उसमें से हम कुछ बैलेंस माइनस करेंगे तो हमारा रिडक्शन आ जाएगा। अब ये क्या होगा, ये क्या बैलेंस होगा, ये वाला होगा हमारा न्यू अमोर्टाइजेशन टेबल के हिसाब से। न्यू अमोर्टाइजेशन टेबल मतलब पीवी ऑफ रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लोज बाय न्यू मार्केट इंटरेस्ट रेट, या फिर मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन प्रीपेमेंट डेट। यानी एक तरह से ये हमारे पास न्यू पीवी आ गया, ये हमारे पास न्यू फेयर वैल्यू आ गई, जिससे हमें आगे के जो हमारे बचे हुए साल हैं उसमें हमें अमोर्टाइज करना है। ये बचा ना, देखो ये बचे हुए 2 साल हमारे इसमें, ये हमारे बचे हुए 2 साल, ये हमने करा, ये हमारी न्यू फेयर वैल्यू आ गई, ये हमारी न्यू फेयर वैल्यू आ गई, और इसी न्यू फेयर वैल्यू को अपन ने बचे हुए 2 सालों में अमोर्टाइज करा। तो जब अपन इसमें से ये न्यू वाली फेयर होगी कि भाई हमारे पास कैरिंग अमाउंट तो इतना का बचता था, ये कौन सा फिगर था अपने क्वेश्चन में 525,600, इसमें से हमने न्यू कैरिंग अमाउंट माइनस कर दी कि अब तो हमारी बुक्स में हमें इतनी कैरिंग अमाउंट दिखानी है, तो रिडक्शन कितना करूँ, इतना करूँ। टोटल प्रीपेमेंट अमाउंट कितना था, 2 लाख का, उसमें से रिडक्शन इन लाइबिलिटी कंपोनेंट इतना हो गया, तो बचा हुआ प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट का हो गया। तो फिर अपन ने क्या करा, प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट भी उस तरह से अपन ने रिड्यूस करके जो बचा हुआ था उसको रिमेनिंग पीरियड में अमोर्टाइज कर दिया, यानी रिमेनिंग 2 ईयर्स में अपन ने उसको अमोर्टाइज कर दिया। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये वाली PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, एक बार आप इसको एक करेक्शन कर देना इसमें, जिसका मेरे को बीच में कन्फ्यूजन आया था, एक करेक्शन कर देना आप इसमें, क्योंकि ये करेक्शन आपको PDF में मैं देखता हूँ, मैं कर सका तो कर दूंगा, नहीं तो उसमें कैप्शन में लिख दूंगा। देखो ये जो अपन कैलकुलेशन करेंगे ना, ये पीवी ऑफ रिमेनिंग कैश फ्लो, ये है न्यू फेयर वैल्यू फॉर रिमेनिंग पीरियड, ठीक है। ये एक चीज़ का करेक्शन आप यहाँ पे लिख देना, जब अगर आप वीडियो देखोगे तो ये करेक्शन यहाँ से लिखवा ही रहा हूँ, ये करेक्शन मैं PDF के कैप्शन में भी लिख दूंगा एक बार। ठीक है, प्लस हमें यहाँ पर ये जो टोटल प्रीपेमेंट अमाउंट है, हमें यहाँ पर ये डिडक्शन नहीं करना है, हमें यहाँ पे रिडक्ट करना है रिडक्शन इन फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो हमारे क्वेश्चन में ये वाला था ना फिगर, रिडक्शन इन फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब ये वाला अमाउंट, देखो रिडक्शन इन फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब ये वाला रिडक्शन हुआ ना हमारा फाइनेंशियल लायबिलिटी का। भाई हमारी कैरिंग वैल्यू 525,600 चल रही थी, अब हमारी कैरिंग वैल्यू इतनी हो गई, तो रिडक्शन कितना हुआ, ये हुआ, यानी इतना कम हुआ प्रीपेमेंट की वजह से, यानी 2 लाख में से इतना कम हुआ लायबिलिटी का कंपोनेंट, तो बचा हुआ कम होगा प्रीपेड स्टाफ का कंपोनेंट। ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एडजस्टमेंट जो मैंने करा, जो मेरी गलती मैंने आपको अभी इसमें बताई, जो मैंने ऊपर करने में मेरी थोड़ी सी गलती हुई थी, मैं उम्मीद करूँगा आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं भी आई हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कहना, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। और जो इसका आपको लिंक मिलेगा, इसका टेलीग्राम पे PDF डली हुई, जो आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम पे PDF डली हुई, उसमें मैं पूरा का पूरा कैप्शन इसका
करेक्ट करके डालूंगा, वो आप वहाँ से रेफ़र करना, वहाँ से आपको बेटर समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।